और अब खबरों को तफसील से देखेंगे। कुपवाड़ा जिले के मिजल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब डेल्टा पोस्ट पर पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। इसके नतीजे में एक फौजी जवान शहीद हो गया। हिंदुस्तानी फौज ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई घंटों तक आर पार फायरिंग का तबादला जारी रहा। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 10:45 पर मिजल सेक्टर के 57 RR कमकड़ी इलाके में जबरदस्त फायरिंग की। उधर पाकिस्तानी फौज ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में भी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। यहां 2 BSF जवान शदीद जख्मी हो गए। उधर पाकिस्तान ने कल अलसुबह कमलकोट उड़ी सेक्टर में LOC के करीब फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की थी। इसके बाद आज फिर दोनों जानिब से गोलाबारी हुई। आपको बता दें कि कल पाकिस्तानी फायरिंग में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। इनकी शनाख्त 8 RR से वाबस्ता विश्वनाथ और नायक M वालम के तौर पर हुई है। जख्मी जवान अस्पताल में जेर इलाज हैं। उधर सरहद पर तनाव के चलते आज मुतालिका इंतजामिया की जानिब से आर पार तिजारत को भी मुअत्तल किया गया। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद उड़ी से वाबस्ता ताजिरों ने कहा कि सरहद पर तनाव की वजह से इन्हें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। उन्होंने अपील की कि सरहद पर पुरअमन माहौल कायम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। जो कल से बॉर्डर पे या इस एरिया में गोलाबारी हुई, इस वजह से हमारा ट्रेड मातल पड़ा है और बहुत सारी गाड़ियां मतलब अंदर देखें आप ट्रेड सेंटर के अंदर, मतलब एक तो ड्राइवर्स को हमें इसका हाल्टेज देना पड़ रहा है और माल भी मतलब इसमें फ्रेश आइटम ज़्यादा होता है। जो सब्जियां हैं या फ्रेश फ्रूट है वो सड़ जाता है और व्यापारियों का पूरा मतलब भारी नुकसान हो जाता है। दोनों मुल्कों को आपस में बात करके ना इस चीज़ का कुछ हल निकालना चाहिए। ये नहीं कि हर बार अब एक साल थोड़ा नॉर्मल होगा, 2 साल में परेशानी। इस चीज़ पंजाब में एक बार फिर सरकर्दा मिलिटेंट और अंसार गज़वतुल हिंद के सरबराह जाकिर मूसा के छुपे होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में IB, CID और आर्मी इंटेलिजेंस ने इनपुट जारी करते हुए कहा है कि पंजाब के फिरोजपुर और भटिंडा के करीब जाकिर मूसा अपना भेस बदलकर छुपा हुआ है। वहीं सिख नौजवान के भेस में छुपे जाकिर मूसा की तस्वीर भी जारी की गई है। इस तरह की इत्तलात के पेश नजर पंजाब के फिरोजपुर और भटिंडा में अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की नई सरकार और हिंदुस्तान में बनने वाली नई सरकार मिलकर कश्मीर समेत तमाम मामलात को हल करेंगी। जम्मू में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले के हल की शुरुआत की थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वाजपेयी को पाकिस्तान जाने से पहले यही मशवरा दिया था कि कंट्रोल लाइन को नर्म करने और आवाजाही को बढ़ाने पर पाकिस्तान से बात की जाए। कहाँ मैं जा रहा हूं, मैंने कहा हुजूर मेरी आपसे एक मौदबाना अपील है कि उनसे कहिए आप जो हो गया सो हो गया, वो रख लो, हम ये रख लेते हैं, लाइन सीधी कर देते हैं। यहाँ ऑटोनॉमी को देखते हैं, आप भी उसको ऑटोनॉमी को दे दीजिए, रास्ते खोल दीजिए। और जहाँ हम आपके अंदर हैं हम पीछे आ जाते हैं, जहाँ आप हमारे अंदर हैं आप पीछे चले जाइए, लाइन सीधी करिए और आसान कर दीजिए। लोगों को आना जाना, प्यार से जाएं, कहीं मौत हो गई होगी हम भी देख के आए। जैसे आजकल कश्मीरी पंडित बड़ा शोर उठा रहे हैं, वहाँ पे इनका प्राचीन मंदिर है शारदा पीठ, मुजफ्फराबाद में शारदा पीठ, उसके लिए कहते हैं वो रास्ता खोलो, ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो जब वाजपेयी जी गए, उन्होंने जो पिछले वजीर आजम थे वहाँ पे उनसे बात की, शरीफ साहब से, और उनसे कहा कि साहब ये फैसला करें, छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। 4 जंगें हो गई, लोग मर गए और हम बेकार से बेड़ा गर्क अपना कर रहे हैं दोनों मुल्कों का। और उधर के वजीर आजम ने इनसे साफ ये कहा कि यही एक रास्ता है, मगर अभी वो वक्त नहीं आया। अल्लाह का करम है, मुझे दिखता है जो इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं करतारपुर, और करतारपुर का ये जो कॉरिडोर खुल गया है, इंशाअल्लाह मुझे दिखता है अगर नई हुकूमत जो आएगी, अल्लाह करे कि वो मजबूत हुकूमत आए, तो मुझे उम्मीद है
کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ملک کی مختلف سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ آئین کو بچانے کے لیے ایک جٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ مرکز میں ایک ایسی سرکار کا قیام عمل میں لایا جائے جو ملک کے سیکولر تانے بانے کو قائم رکھ سکے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں وطن کے لیے، کہ وطن کو اگر بچانا ہے تو تنظیموں کو اکٹھے ہونا پڑے گا بھارت کے لیے، بھارت کے آئین کو بچانے کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا، مرکز کی سرکار کو بنانے کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنے غم اور چیزیں بھول جانی پڑیں گی۔ وہاں جتنے بھی ہمارے ایم پی آئیں گے انشاءاللہ وہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے اس آئین کو بچانے کے لیے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر ڈاکٹر اے ایم میر نے کہا ہے کہ ہڑتالوں کا کچھ متبادل تلاش کیا جانا چاہیے۔ میر نے سری نگر میں چیمبر دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ دنوں عام شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 8 دسمبر کو اس کے خلاف ایک پرامن مارچ منظم کریں گے۔ کے سی سی آئی ارکان نے کل احتجاج کے دوران تاجر لیڈران کو گرفتار کرنے کی بھی مذمت کی۔ We appeal to state authorities that within ambit of promotion of trade, commerce and industry, which is already under stress, we want peaceful environment and safeguarding lives of innocent people. آل ٹریڈرز ایسوسی ایشن اننت ناگ کی جانب سے وادی میں جاری ہلاکتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ڈی سی آفس سے لال چوک تک احتجاجی مارچ نکالا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ وادی میں جاری خون خرابے کو بند کرنے میں متعلقین کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا براہ راست اثر یہاں کی تجارت اور معاشی صورتحال پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی ایجنسیوں سے مداخلت کی اپیل کی۔ عوامی اتحاد پارٹی کے چیئرمین انجینئر عبدالرشید نے ملک بھر میں مسلمانوں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بابری مسجد کے انہدام میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی۔ ان باتوں کا اظہار رشید نے ہندواڑہ میں ایک احتجاجی ریلی کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ لیکن بابری مسجد شہید کرنے والوں کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی۔ آج ہم ہندوستان کو یہ کہنا چاہیں گے، ہمارا مطالبہ آج یہ ہے کہ بابری مسجد کو پوری طور سے اپنی جگہ پر واپس تعمیر کیا جائے۔ سوالہ فاروق صاحب سے پوچھ دیجیے، شیخ صاحب سے لے کے فاروق صاحب تک جتنے بھی اروجن کانسٹیٹیوشن ہوئے وہ فاروق صاحب نے کیے ہیں، ان کے والد محترم نے کیے ہیں۔ باقی بندوق جو اٹھا وہ کسی ایک شخص یا کسی تنظیم نہیں اٹھایا، وہ ہندوستان کے ٹوٹے ہوئے وعدوں کے ریئیکشن میں اٹھا جب ہندوستان نے راج شماری کا وعدہ پورا۔ جموں اینڈ کشمیر بینک تنازع ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر بینک کے امپلائیز فیڈریشن نے گورنر ایس پی ملک سے ملاقات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا۔ فیڈریشن نے کہا کہ گورنر نے انہیں یقین دلایا کہ بینک کی خود مختاری میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بینک امپلائیز فیڈریشن نے بینک کے ہیڈ آفس سری نگر میں ایک میٹنگ منعقد کی اور گورنر اور چیف سیکریٹری سے ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو بتائیں۔ یہی کہیں گے کہ جو پی ایس یو اور اسٹیٹ لیجسلیچر کے تئیں جے کے بینک کو اکاؤنٹیبل بنانے کا وہ مسئلہ تھا وہ ہمارے حساب سے ختم ہو گیا ہے، اور آر ٹی آئی اور سی وی سی گائیڈ لائنز کو امپلیمنٹ کرنے پہ ہم کچھ کہہ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کا انہدام بینک پہ آر ٹی آئی تو پہلے ہی سب جوڈیس ہے ان دا کورٹ آف لا، اور سی وی سی کا جہاں تک تعلق ہے سی وی سی ہمارے بینک پہ لاگو ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی جو پرابلمز ہے سی وی سی وہاں پہ میرے خیال سے امپلیمنٹ ہو پائے گا جس آرگنائزیشن میں جس انڈرٹیکنگ میں سینٹرل گورنمنٹ کی 50 سے زیادہ فیصدی کی حصے داری ہو۔ وی آر نیور ایورس ٹو ٹرانسپیرنسی ان دا سسٹم۔ جتنا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا اتنا اس پہ اعتماد۔ وہیں جے اینڈ کے بینک معاملے پر کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر اور ایگزیکٹو ممبر رؤف پنجابی نے امید جتائی کہ گورنر انتظامیہ بینک کی آٹونومی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی۔ Appeal to state authorities that within ambit of promotion of trade, commerce and industry, which is already under stress, we want peace.
लोक जनशक्ति पार्टी यूथ विंग के कौमी सदर संजय सर्राफ ने कहा है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक को रियासत के नाकारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की अहिया के लिए इक़दाम करने चाहिए। संजय सर्राफ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सर्राफ ने मजीद कहा कि गवर्नर इंतजामिया को रियासत के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए काम करना चाहिए। हम गवर्नर साहब से आपके माध्यम से आज गुजारिश करना चाहते हैं, मेरे पास कुछ कॉरपोरेशंस है, सपोज हैंडलूम कॉरपोरेशन है, एसआरटीसी है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस है, जेके सीमेंट है, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशंस है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, इफ दे आर रियली वेरी सीरियस फॉर द यूथ ऑफ दिस प्लेस, इन सब कॉरपोरेशन को आप 200, 250, 300 करोड़ लोन दे दीजिए, इसको रिवाइव कर लीजिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। Why don't they start something new which will encourage my youth of this place, जिससे मेरे यूथ को यहां encouragement मिल जाएगी, जिससे मेरे यूथ को रोजगार मिल जाएगा। अगर हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यही सब कॉरपोरेशन पूरी कंट्री में हर स्टेट में जहां पर ये काम करते हैं वहां पर प्रॉफिटेबल कॉरपोरेशन है, तो यहां पर भी आप इनको इन्वॉल्व कर दीजिए, पैसा डालिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं आएगी। जो गलत करता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल होगी। मीर ने कहा कि बीजेपी के लिए रियासत में 2 डिजिट हासिल करना भी मुश्किल है। गुलाम अहमद मीर डोडा में आम लोगों, पंचों और सरपंचों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हल्के के पंचों और सरपंचों को पार्टी की जानिब से तहनीत पेश की गई। गुलाम अहमद मीर ने खिताब के दौरान कहा कि फिरका वाराना सियासी जमातें डोडा की आवाम को तकसीम करना चाहती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि फिरका वाराना जमातों को शिकस्त देके कांग्रेस को कामयाब बनाएं। जिस तरह से हमें कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के जीतने की खबर आ रही है, ये मेरे ख्याल से पहली बार एक हिस्टोरिकल जीत कई इलाकों में दर्ज हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मरकज में मोदी साहब की सरकार रही 4.5 साल से ज्यादा टाइम, या रियासत में पीडीपी बीजेपी सरकार जो रही, उससे रियासत को तबाह कर दिया। और जो यूपीए सरकार के शुरू किए हुए प्रोग्राम थे, जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम थे, वो सारे ठप रह गए। इसलिए लोगों को उम्मीद बढ़ी है कि फिर वापस अगर हमारे स्कीमों को, प्रोग्रामों को कोई आगे लेकर चल सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस बार वो डबल डिजिट भी नहीं पास करेंगे, इसलिए उनका कोई दावा जिसका आपने यहाँ जमीनी सतह के लोगों की सुनी, 15 लाख हर अकाउंट में डालना कहाँ गया, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कहाँ गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे कहाँ गया, काला मनी वापस लाएंगे कहाँ गया, वो तो अब आम आदमी को समझ आ चुकी है कि जितने उन्होंने फिरेब वाली वादे दिए थे वो सब झूठ निकले। इसलिए अब झूठ का साथ देने वाला कोई नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि उनकी पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात अपने बल पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मिली जुली सरकारों में कोई भी फैसला लेना मुश्किल होता है। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें। हमने अगर इस जमात को मजबूत करना है तो हमने अपने आप को कुर्बान करना है। अगर हम अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे हम ये जमात बना नहीं सकेंगे। इससे पहले अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश करो। हम अपने बलबूते पे ही लड़ेंगे सर। और कांग्रेस किसी के साथ हमने मिलकर नहीं लड़ना, बड़ा अच्छा। हमने अलग लड़ना है और अपने बलबूते पे लड़ना है। मैंने कहा बैसाखी गलत है, मैंने देखा है इस चीज को, अल्लाह ने जानते हैं। बैसाखी पे चल के क्या हाल होता है वो अल्लाह ही जाने। सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कायम शारदा पीठ को खोले जाने और यहां से यात्रियों को शारदा पीठ का दर्शन करने की इजाजत देने की मांग की है। कमेटी के सदर रविंदर पंडिता ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से इस सिलसिले में मुस्बत बयान देने के बाद मरकजी सरकार को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई नया रास्ता नहीं खोलना है, बल्कि श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलाकोट रास्तों से इस यात्रा पर जाया जा सकता है।
देखिए, शारदा का रोड कोई नया तो खोलना नहीं है। शारदा पे ऑलरेडी जो है 2 डेजिग्नेटेड रूट्स हैं हमारे, ऊडी मुजफ्फराबाद है और पुंछ रावलकोट है। इसमें कोई करतारपुर कॉरिडोर की तरह कोई नया कॉरिडोर नहीं बनाना है। यहाँ LOC परमिट लागू है 2007 से। हमारी मांग ये है कि उसमें संशोधन किया जाए, उसमें एक तरमीम की ज़रूरत है कि उसमें जो एनुअल पिलग्रिमेजेस भी इंक्लूड करी जाएं। जैसे कि ननकाना साहब लोग जा रहे हैं, वो चूँकि पाकिस्तान है, अब उसमें कोई वीज़ा और स्पेशल वीज़ा पे जाते हैं लोग। यहाँ पे एक LOC परमिट इन फोर्स है जिसमें रिश्तेदार जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों तरफ, तो उसमें तरमीम करी जाए। और गवर्नमेंट इस पे है, गवर्नमेंट एक्ट कर रही है। हमने ये 3 साल पहले सरकार को चिट्ठी लिखी है। हमारी 3 फाइलें इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चल रही हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर से भी हमारे को एजेंसी से जो क्लियरेंस। वहीं रविंदर पंडिता ने कहा कि कमेटी के मेंबरान ने वज़ीर दाखिला और दीगर मुताल्लिकीन से मुलाकात की है। पंडिता ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए। पंडिता ने कहा कि उन्होंने वज़ारत दाखिला से कहा कि पहले कम लोगों को जाने की इजाजत दी जाए। शारदा कमेटी ने ये सजेशन दिया, हमारे जो मुज़ाकरात हुए हैं होम मिनिस्ट्री में, इवन NSA साहब से हम मिले, ये पॉइंट उनके सामने भी उठा है कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे। पर हम ये कहते हैं कि शुरू में 2-3 लोग जाएं यहाँ से और 2-3 वहाँ से भी आएँ। अगर एक ट्रीटी है, चूँकि एक ट्रीटी है बिटवीन 2 कंट्रीज़, इसमें वो भी मांगेंगे कि हम लोग भी यहाँ आ जाएं ज़ियारत करने। और हमने यहाँ पे चरार शरीफ और हज़रत बल नॉमिनेट किया है, वो फाइल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब सिक्योरिटी कंसर्न जो है, हमको जत्था लेके तो नहीं बोल रहे हैं पहले जाएं 50 आदमी ननकाना साहब यात्रा की तरह और वो भी 50 आए, तब तो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि इसमें इतनी वेरिफिकेशन नहीं होएगी जैसे अभी LOC परमिट पे हो रही है। तो उनका ये कहना था हुकाम का भारतीय सरकार में कि सिक्योरिटी इससे जो है थोड़ी ख़राब हो सकती है। तब हमारा ये रहा है कि 2-3 लोग ही जाएंगे, 2-3 यात्री जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर पंचायत इंतखाबात के 8वें मरहले के लिए किए गए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। पंचायती इंतखाबात का 8वां मरहला 8 दिसंबर को मुनक्किद होने जा रहा है। DEO ने मुतालिका अफसरान पर जोर दिया कि इस मरहले को भी पुरअमन और शफाफ तरीके से मुनक्किद कराया जाए। वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे की तकरीबात के सिलसिले में श्रीनगर के इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में महकमे इत्तलात ने होप डिसएबिलिटी सेंटर के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की तफरीह के लिए रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी थे। ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर मोहम्मद अशरफ हक्काक मेहमान जी वकार रहे। DC श्रीनगर ने इन बच्चों से तबादला ख्याल करते हुए इनकी हौसला अफजाई की। प्रोग्राम के मुंतजिम सैयद शकील शान ने स्पेशली एबल्ड अफराद की हर तरह की मावनत के लिए समाज के जिम्मेदार और साहिब सरवत लोगों से आगे आने की तलकीन की। मुख्तलिफ इलाकों से आए बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके हाजरीन की दाद हासिल की। वो 2nd क्लास में पढ़ रहा था, फिर उसको एक इम्पैक्ट ये हो गया था कि डिसेबिलिटी, और उसके बाद उसने कोई हिम्मत नहीं हारी है, जिसने उसने अपना स्कूलिंग किया है और आजकल वो अपना लाइवलीहुड भी खुद कर रहा है और एक अच्छा सा शॉप उसको है और 3-4 सेल्समैन भी उसके हैं। सो दैट मीन्स दे डू हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटीज। इसमें बहुत सारे आप देखो हमारे स्टेट में ऐसे ऐसे केसेस है जिन्होंने ऑलरेडी KS भी इसमें क्वालिफाई किया है एंड दे हैव द डिसेबिलिटीज। तो डेफिनेटली अगर इनके पास डिसेबिलिटी है, मगर उनमें से उनको हमारे से ज़्यादा एबिलिटी होती है काम करने में। इस पार्ट ऑफ द सोसाइटी को और ज़्यादा एम्पावर करें और ज़्यादा इनकी सेल्फ इस्टीम का ख़ास तौर पर ध्यान रखते हुए इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और सही मानों में जो ऊपर वाले ने इनको बाकी सलाहियतें दी हैं, जहनी सलाहियतें दी हैं, उन सब जहनी सलाहियतों की जानिब अपनी कैपेबिलिटीज़ को हार्नेस कर सकें। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बाद जिला शोपियां के बालाई इलाकों में रहने वाले लोग सर्दियों की तैयारियों में लग गए हैं। जिला शोपियां के हीरपुरा और सिद्धू के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में पहले ही काफी कमी वाक़ई हुई है। इससे इन इलाकों में सर्दी की शदीद लहर पाई जा रही है। इन इलाकों में लोग आजकल सर्दियों की तैयारियों में मसरूफ हैं। मौसम खुश्क रहने की वजह से तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी है।
खबर बांडीपुरा से है, जहां म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से 70 के करीब दुकानें कम रेट पर किराए पर देने और इन दुकानों का गैर कानूनी कारोबार करने के हवाले से न्यूज 18 उर्दू ने 21 नवंबर को एक तफसीली रिपोर्ट नश्र की थी। मामला सामने आने के बाद हस्बे रिवायत म्यूनिसिपल कमेटी ने इस मामले को सर्द खाने में ही डालने की कोशिश की। अगरचे कमेटी के दफ्तर पर एक मीटिंग मुनक्किद की गई, ताहम कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर का कहना है कि मीटिंग में कवायद जवाबित का ख्याल नहीं रखा गया और वो 2017 में जारी हुक्मनामे पर अमल दरामद कराएंगे। एग्जीक्यूटिव अफसर की जानिब से मामले पर बार बार तफसीलात छुपाने के बाद न्यूज 18 ने यह मामला डीसी बांडीपुरा की नोटिस में लाया। उनका कहना था कि यह एक संजीदा मामला है और तमाम जानकारी हासिल करने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है, बट स्टिल मैं म्यूनिसिपल कमेटी को लिखूंगा इसके लिए, और मैंने पर्सनली उनके साथ मीटिंग ली है कि जो म्यूनिसिपल एरियाज में जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको वो डील करें। सफिशिएंट फंड्स भी उनको लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा दिए जा रहे हैं ताकि वो डेवलपमेंट के साथ साथ रेगुलेशन पे भी अपना जो है खास तौर से फोकस कर सकें, और इस किस्म के इश्यूज डेफिनेटली हम म्यूनिसिपलिटी को कहेंगे डील। दराज में बिजली की लोड शेडिंग को नजर में रखते हुए मकामी लोगों ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि बिजली का गलत इस्तेमाल करने वालों की चेकिंग की जाए। कमेटी ने चेकिंग मुहिम के दौरान दर्जनों हीटर, बॉयलर और दीगर आलात जब्त किए। मकामी अफराद ने कमेटी के इस कदम की खूब सताइश की। सभी सीधन लाइनें थी, आज जैसे आप देख रहे हैं हम पूरा बाजार में चेकिंग करके अभी तक हमने कम से कम 30-35 इनलीगल लोगों को पकड़ा है, जिनका हमने नाम भी नोट किया है। हम हाईकमांड को भी दे देंगे, डिपार्टमेंट को, तो एक्शन उनके खिलाफ होगा और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह रहमान बिजली के लिए जितना भी हमें कदम उठाना। उधर सब डिवीजन रामसू में बिजली के अदम दस्तयाबी से आम लोगों के साथ साथ इम्तिहानात में शामिल हो रहे तलबा सख्त परेशान हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी और निजाम की खस्ताहाली को जाहिर कर रही ये तस्वीर पंचायत सोजमतना बी के गांव कूट की हैं। यहां 95% बिजली की तारें पेड़ों और लकड़ी के पोलों पर लटकी हैं। करोड़ों रुपयों की स्कीमों के साथ साथ तजदीद और मरम्मत के नाम पर स्कीमों को सिर्फ कागजों की जीनत बनाया जाता है। लोगों की अपील है कि मरकज की स्कीमों को सिर्फ इश्तिहारात की जीनत बनाने के साथ साथ जमीनी सतह पर भी आवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर की जाएं। 90% जो है तारे दरख्तों के ऊपर से लटकी हुई है। यहाँ पे कुछ स्कूल जहाँ बनाए गए हैं उनके सामने से तारें गुजरती है, वो भी दरख्तों के ऊपर से लटकी है, लकड़ियों के ऊपर से टंगी हुई है। तो जब भी कभी हादसा पेश आएगा उसके बाद ही बूझ और इस चीज़ का पुरसान होगा, अदरवाइज तब तक यहाँ कोई नहीं देखने आता है, न कोई इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाता है। मन आया काट लेते हैं, जब भी मतलब 1 घंटे सर्दी आई तो लाइट खत्म। सर हम अब यही हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च की है, थोड़ा इस गांव की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो उधर श्रीनगर के सेक्टर 2 वानाबल रावलपुरा की हिल व्यू कॉलोनी के लोगों ने दहाइयों पुराने और खस्ता हाल बिजली तारों को बदलने का मुतालबा किया है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने कई बार मुतालिका महकमे के नोटिस में मसले को लाया, ताहम इसके बावजूद इस मसले में कोई कदम नहीं उठाया गया। इनका मजीद कहना था कि खस्ता हाल तारों की वजह से इन्हें इंसानी जाने ज़ाय होने का खदशा लगा रहता है। हिलवेव कॉलोनी के लोगों ने मुतालिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि मामले को संजीदगी से लेकर फौरी तौर इक़दामात किए जाएं। रेलवे मोहल्ला काउंटर बुकुंड ख्वाजा कासिम पट्टन में महकमे बिजली की गफलत शारी देखने को मिली। महकमे ने 1 साल पहले केबल तार के बगैर ट्रांसफार्मर नस्ब किया था, तब से यह ट्रांसफार्मर बेकार पड़ा है। लोगों का कहना है कि इन्हें हर रोज इस ट्रांसफार्मर का चोरी का खदशा रहता है। लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को कई मरतबा डिप्टी कमिश्नर बारामूला की नोटिस में भी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। MLA सबस पन्निस तम त्रो तम पोस 1,30,000 रुपये त्रो तम अत मजीद हज, मगर अम तरह फिक्री अस क्या बेन वर्तावन। आज तान गई 10 रेत, प्रत दो गसान DC ऑफिस पगह कलकत हूँ यह क्या तम वन तम तम करा आज पगह कलकत। आगे बढ़ेंगे। रियासती कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज हाजनी ने डोगरी कलमकार इंद्रजीत केसर और कश्मीरी अदीब व ब्रॉडकास्टर मुश्ताक अहमद मुश्ताक को मुबारकबाद पेश की है। दोनों को इस साल साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की जानिब से अवार्ड दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की गई। हाजनी ने कहा कि मुश्ताक अहमद मुश्ताक के शेरी मजमुए आँख और इंद्रजीत केसर की डोगरी नॉवेल भागीरथ को यह अवार्ड मिला है।
उन्होंने कहा कि दोनों ने रियासत के नाम को रोशन किया है। इन लोगों ने न सिर्फ अपने लिए एक मकाम पैदा किया है बल्कि ये नेशनल राइटर्स बन गए हैं, क्योंकि साहित्य एकेडमी का एक सिस्टम है जिस बुक को अवार्ड मिलता है, और मैं खुशनसीब हूँ मुझे भी अपनी किताब पर भी अवार्ड मिला है, इसलिए मुझे मालूम भी है, और बल्कि मुझे 2 बार ये अवार्ड मिला है, एक ट्रांसलेशन के लिए भी मिला है। मुझे मालूम है जिस बुक को अवार्ड मिलता है उसको 24 लैंग्वेजेस में फिर ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, मराठी में। तो इस तरह से ये राइटर कितना खुशनसीब होता है जिसको ये अवार्ड मिलता है, ये वही अंदाज़ा कर सकता है जिसको ये पूरा सिस्टम मालूम है। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ। डिग्री कॉलेज मागाम में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर 6 माह से तनख्वाहें वागुजार न होने की वजह से हड़ताल पर बैठे हैं। इस वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। 10 दिनों से कॉलेज में क्लास वर्क मुतासिर है। इन लेक्चरर्स का कहना है कि तनख्वाहें न मिलने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने महकमा आला तालीम के हुक्काम से मुतालबा किया है कि इनकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से अपनी मांगों को लेकर अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने डीसी ऑफिस अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर इनकी जायज मांगे नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने अपनी बकाया तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियां मुस्तकिल करने का भी मुतालबा दोहराया। तराल म्यूनिसिपल काउंसिल के नौमुंतखब चेयरमैन राकेश पंडित ने डीसी ऑफिस पुलवामा में हलफ लिया। चेयरमैन को ACR काजी मसूद ने हलफ दिलाया। नौमुंतखब नायब चेयरमैन अवतार कृष्ण ने भी हलफ लिया। चेयरमैन ने कहा कि तराल कस्बे की तामीर और तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मैंने आज हलफ ले लिया डीसी ऑफिस पुलवामा में, और मैंने पहले भी अहद किया है कि मैं डेवलपमेंट के लिए आया हूँ, और हम तराल की डेवलपमेंट के लिए ही आए हैं, और हम काम करना है। जो भी लोगों के मसाइल होंगे हम उन मसाइलों का हल निकालेंगे, तो यही हमारा मकसद है।